नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी के डिमांड पर क्लास 11 का अकाउंट्स का टॉप मोस्ट 40 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। और ये क्वेश्चंस आपके जो इस बार के मॉडल पेपर में जो जारी किया गया जैक के द्वारा, उसमें जो है आप लोगों का जो क्वेश्चंस दिए गए काफी महत्वपूर्ण है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक एक क्वेश्चन का सटीक आंसर के साथ, हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जाएगा। तो चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। टेलीग्राम चैनल पर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो वहां पर ज्वाइन कर जाइएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट पीडीएफ से नोट्स आपको वहीं पे मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, सबसे पहले जो आप लोग का क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया? पुस्तपालन एवं लेखांकन की सर्वप्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई? तो दोस्तों हर एक अकाउंट्स के स्टूडेंट को इसका आंसर मालूम होना चाहिए कि पुस्तपालन जो है और लेखांकन की पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी। तो 1494 में। कब दोस्तों? 1494 में। ठीक है, तो बुक कीपिंग फर्स्ट टाइम जो है 1494 में प्रकाशित किया गया था। यह लुकास पेसिलियो के द्वारा जो है दिया गया था। यह बुक किसके द्वारा दिया गया था? लुकास पेसिलियो। इनका पूरा नाम है फरार लुकास पेसिलियो, इनका पूरा नाम है। उनके द्वारा यह बुक दिया गया था और ये इटली के रहने वाले थे। याद रखिएगा, ये कहां के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे। फरार लुकास पेसिलियो जो है रहने वाली थी वेनिस शहर, इटली के। ठीक है, तो दोस्तों इसको याद रखिएगा। और याद रखिएगा इनके बुक का नाम क्या था? सुमा डे अर्थमेटिका जियोमेट्रिया जो है इनका बुक का नाम था। और इन्हीं जो है फादर ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। लुका पेसिलियो को जो है फादर ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। इनका पूरा नाम क्या है? याद रखिएगा, फारा लुकास पेसिलियो इनका पूरा नाम है। ठीक है, तो जो जो इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे वो सभी आपको बताया गया। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि भारत में लेखांकन के जनक कौन है। ठीक है, भारत में अकाउंटिंग का जो फादर है वो कौन है? ठीक है, नीचे आप लोग कमेंट करके जल्दी इसका आंसर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया? लेखांकन की भाषा है। तो दोस्तों यहां पे थोड़ा सा जो है आप लोग को समझना जरूरी है, क्योंकि आप लोग को यहां पे क्वेश्चन को घुमा दिया गया ताकि आप लोग घूम जाएं। ठीक है, तो ऐसा घूमना नहीं है। पहले तो आप लोग जानिए कि आप लोग बुक में क्या पढ़े हैं। ठीक है, बुक में आप लोगों ने पढ़ा है कि अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस जो है आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों यहां पे जो है अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस नहीं लिखा है। देखिए, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ लिख देता तब हम यहां पे टिक आउट करते क्या? बिजनेस। ठीक है, लेकिन यहां पे वैसा नहीं लिखा है। इसको घुमा दिया, क्वेश्चन को तरीका ही जो चेंज कर दिया है कि द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग इज कर दिया गया है। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अगर यहां पे आपको खाली बोला है कि लेखांकन की भाषा है, तो लेखांकन की भाषा अगर बोले तो याद रखिएगा होगा मुद्रा। क्या होगा दोस्तों? मुद्रा, मनी जो होगा करेक्ट होगा। ठीक है, और अगर आपको यहीं पे बोलता कि व्यवसाय की भाषा क्या है, तब होता आपका व्यवसाय की भाषा लेखांकन होता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहां पे आप लोग याद रखिएगा, खाली यहां पे बोला है लेखांकन की भाषा, तो आपका मुद्रा यहां पे करेक्ट होगा। द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग इज मनी, याद रखिएगा। ठीक है, यहां प्रश्न में पूछा गया है कि हम अकाउंटिंग किस आधार पर करते हैं, तो हम सभी जानते हैं हम अकाउंटिंग में जो है ट्रांजैक्शन को मॉनेटरी टर्म्स में शो करते हैं। ठीक है, और मॉनेटरी टर्म्स वाले वैल्यू को ही लिया जाता है। यानी इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, यहां मनी करेक्ट होगा। अगर दोस्तों यहां पे पूछा जाता अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन में, तब हम यहां पे बिजनेस टिक आउट करते। नहीं तो मेरा यहां पे जिस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया, इसका सही आंसर मनी करेक्ट होगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्वेश्चंस को घुमाया गया है, आप लोगों को घूमना नहीं है, अच्छे से इसका आंसर को देके आना है। लेकिन याद रखिएगा, अगर यही क्वेश्चन लिख देता कि अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ डैश कर देता, तो यहां पे आपका बिजनेस करेक्ट होता। लेकिन इसके हिसाब से जो इसका करेक्ट आंसर होगा मुद्रा करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोई भी डाउट नहीं रखना है, आप लोग क्लियर करते हुए जाना है। ठीक है, और जो भी अंदर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको भी बताते चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया लेखांकन है तो अकाउंटिंग इज, तो हर स्टूडेंट पढ़े हुए लेखांकन क्या होता है? कला भी है और आपका विज्ञान भी है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक एक क्वेश्चन को आगे की ओर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बात करता है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत लेखांकन की अवधारणा नहीं है। अब नहीं वाले क्वेश्चंस ज्यादा डाला जा रहा है इस बार। ठीक है, 12th क्लास में भी डाला गया था अकाउंट्स में, और आप लोगों वाला में भी डाला गया। 12th का भी जो है चैप्टर वाइज आप लोगों का अकाउंट्स यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो है बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत लेखांकन की अवधारणा नहीं है। ठीक है, तो बोला गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्हिच ऑफ दिस इज नॉट अ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन को हम लोग
तीन जो है आप लोग एक फॉर्मूला के तहत याद रखें या शॉर्ट फॉर्म में याद रखते हैं, CAG, यानी कंसिस्टेंस, ए का मतलब हो गया एक्यूरल और जी का मतलब हो गया गोइंग कंसर्न। तो ये तीन जो है अकाउंटिंग जो है आपका फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन होता है, CAG, कंसिस्टेंसी, एक्यूरल और गोइंग कंसर्न। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा जो भी होगा वो इस पे नहीं पूछा तो उसमें नहीं में आपको टिक करना। देखिए अभी आपने क्या पढ़ा, CAG पढ़ा ना, तो देखिए C से आगे आपका कंसिस्टेंसी आ गया। ठीक है, फिर ए से आपको दिख रहा है कहीं, ए से देखिए एक्यूरल दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी पे, ये भी सही है, ये भी सही है। और एक आपने पढ़ा क्या, जी दैट मीन्स दोस्तों गोइंग कंसर्न। तो ये तीनों ही सही है। ठीक है, जो कि आपका फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है। लेकिन इसमें पूछा कौन नहीं है, तो अकाउंटिंग में कभी भी यहाँ पे जो है रूढ़िवादिता को जो है हम लोग शामिल नहीं करते। रूढ़िवादिता का मतलब होता है दोस्तों, कंजर्वेशन का मतलब हो गया कि जो पुरानी परंपरा है उसको हम लेके ही चल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आगे आप जानते हैं कि जो अकाउंट्स का जो रूल होता है वो समय के हिसाब से जो है बहुत सारे प्रिंसिपल्स को जो है उसमें अपडेट भी किया जाता है। ठीक है, ये नहीं है कि जो चला आ रहा है उसको चला के लेके जा रहे हैं। ठीक है, उसमें चेंजेस भी देखने को मिलते हैं, यानी इसमें रूढ़िवादिता नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे नहीं खोजने बोला गया, तो नहीं में आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यवसायी द्वारा लेखांकन के किस स्वरूप को अपनाया जाता है? तो एक व्यवसायी द्वारा लेखांकन के किस स्वरूप को अपनाया जाता है दोस्तों? तो इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा, एक व्यवसायी के द्वारा जो है यहाँ प्रश्न में पूछा गया है एक बिजनेसमैन कौन सा अकाउंटिंग को मेंटेन करता है, बेसिकली ये पूछा गया। तो एक बिजनेसमैन जो है कौन सा अकाउंटिंग को मेंटेन करता है? वित्तीय लेखांकन यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग को मेंटेन करता है। ठीक है, देखिए बिजनेसमैन अपना फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग को मेंटेन करता है, क्योंकि उनका मकसद क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस जानना, है ना, कि हम मेरे कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया या कितना लॉस पे गया हुआ है, तो ये उनका जानना मकसद रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे और जो ऑप्शंस दिए गए उसमें देखिए दिया है सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग आप लोग पढ़िएगा सेमेस्टर 1 में जब आप बीकॉम करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग कब होता है? जब प्रोडक्शन करता है या प्रोडक्शन को वो मेंटेन करता है कोई भी प्रोड्यूसर, तब वो कॉस्ट अकाउंटिंग को बनाने का काम करता है। ठीक है, टैक्सेशन वाला भी आप लोग काम जो है पढ़िएगा, यहाँ पे सेमेस्टर 2 या 3 में है ये वाला। ठीक है, तो उसमें क्या किया जाता है दोस्तों? टैक्सेशन में जो हम लोग देखते हैं अकाउंटिंग में कि टैक्स अकाउंटिंग में साल में टैक्स कहाँ देना है, कितना देना है, ये सब हम जो है इसमें बात करते हैं। तो ये सारा चीज़ है। एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग है जो मैनेजमेंट से संबंधित जो है वो अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया हमको क्या बोला गया है यहाँ पे एक बिजनेसमैन के द्वारा, तो बिजनेसमैन के द्वारा जो है हमेशा फाइनेंशियल अकाउंटिंग को ही मेंटेन किया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया 6 नंबर, बोला गया रोजाना समाचार जर्नल में कितने खाने होते हैं? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं, सबसे पहले आप जब जर्नल बनाते हैं तो पहले डेट लिखते हैं, फिर पार्टिकुलर लिखते हैं। ठीक है, फिर आपका होता है लेजर फोलियो। ठीक है, और इधर होता है आपका अमाउंट में आप एक साइड लिखते हैं डेबिट और एक साइड लिखते हैं क्रेडिट। तो कितना कॉलम हो गया? 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपका टोटल कितना हो रहा है? 5। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। चलिए इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 7 में व्यवसाय दुकान से स्वामी द्वारा लिए गए माल के लिए डेबिट होता है। तो दोस्तों बोला गया द गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस शॉप आर डेबिटेड टू। तो दोस्तों कभी भी याद रखिएगा, कभी भी प्रश्न में आपका डेबिट करें क्रेडिट करें ऐसा प्रश्न दे तो सबसे पहले आप हमेशा जनरल एंट्री जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जनरल क्या होगा? जब भी हम प्रोप्राइटर से जो है लिए गए सामान का बात करते हैं तो हम क्या एंट्री करते हैं दोस्तों? तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे क्या? ड्राइंग। ये जो देख रहे हैं ये एंट्री करेंगे ड्राइंग अकाउंट। क्या? ड्राइंग अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट टू क्या होगा? परचेज अकाउंट। ठीक है, क्या होगा? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट होगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि किसको आप डेबिट कीजिएगा, तो डेबिट में कौन आया दोस्तों? आपका ड्राइंग आ गया। कौन आ गया? ड्राइंग आ गया ना। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्राइंग जो होगा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा।
अगर आप लोग को किसी में जर्नल एंट्री करने में दिक्कत होती है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। इसके बाद सभी जो इंपॉर्टेंट जर्नल्स है उसको लेकर जो है मैं अलग से एक वीडियो आप लोग के लिए बना दूंगा, ठीक है, क्योंकि जर्नल से संबंधित क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों ने देखा एग्जाम का पैटर्न, मॉडल पेपर आप लोगों को बताता है, इसलिए आप लोग का जरूरी होता है कि आप लोग क्वेश्चंस को, आंसर्स को अच्छे से कर पाएं, इसलिए जर्नल जरूर अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। जिनको भी जर्नल में दिक्कत होती है आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि एक एंट्री आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि परचेज अ फर्नीचर, ठीक है, बाय कैश 10,000, इसमें जो है डेबिट में क्या होगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि परचेज अ बिल्डिंग, ठीक है, फ्रॉम मोहन रुपीज 150 लाख, ठीक है, तो यहाँ पे आप नीचे कमेंट करके बताइए इसमें क्रेडिट क्या होगा। तो 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, देखते हैं कितने बच्चों का जनरल अच्छे से पकड़ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रोकड़ खाता है, कैश अकाउंट, ठीक है। तो दोस्तों कैश अकाउंट क्या है, तो सबसे पहले तो आप सभी जानते हैं कैश अकाउंट क्या होता है। कैश अकाउंट होता है आपका रियल अकाउंट, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि कोई भी एसेट्स जो है वो क्या होता है, रियल अकाउंट। एसेट्स में आपका क्या गया, लैंड, बिल्डिंग, कैश, प्लांट, फर्नीचर, मशीनरी, ये जितने भी एसेट्स होते हैं वो सब हम किस पे रखते हैं, आपका रियल अकाउंट यानी वास्तविक खाता में होता है, ठीक है। तो अकाउंट्स आप लोगों ने 3 टाइप का पढ़ा ही हुआ है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। आप लोग बताइए पर्सनल अकाउंट का कुछ एग्जांपल नीचे कमेंट कीजिए और नॉमिनल अकाउंट का कुछ एग्जांपल नीचे कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने स्टूडेंट जो है सही आंसर्स इसका देते हैं, ठीक है। देखिए बेसिक क्वेश्चंस को जानना जरूरी है, बेसिक क्वेश्चंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्लास 11 आप लोग का जो है एक बेस है, ठीक है। इसको मजबूत जब तक नहीं रखिएगा तब तक आप लोग का दिक्कत होने वाला है क्लास 12 में। तो इसलिए जो बेसिक क्वेश्चंस हो, जो पहले जो चैप्टर्स 4-5 चैप्टर्स हैं, ठीक है, उसको अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि उसी से ज़्यादा सवाल आप लोग का पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चंस को देखते हैं दोस्तों। क्या बोला गया है, तलपट है, तो तलपट क्या है, ट्रायल बैलेंस क्या है दोस्तों, तो तलपट ट्रायल बैलेंस एक प्रकार का क्या होता है, स्टेटमेंट होता है, ठीक है, जिसे हम सभी जो है लिस्ट ऑफ बैलेंस कहते हैं, जिसे हम सभी क्या कहते हैं, लिस्ट ऑफ बैलेंस कहते हैं। ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फिर से ट्रायल बैलेंस से क्वेश्चन दिया है, तो तलपट है, ट्रायल बैलेंस इज, तो तलपट क्या है दोस्तों, तो तलपट के बारे में बताया मैंने, क्या है आपका एक प्रकार का ये स्टेटमेंट होता है, एक प्रकार का क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है। ट्रायल बैलेंस इज अ वन टाइप ऑफ स्टेटमेंट, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया, संपत्ति जो है यहाँ पे बोला गया बैलेंस ऑफ एसेट्स अकाउंट इज ऑलवेज, ठीक है, तो बैलेंस ऑफ एसेट्स बोला गया है, तो किस बैलेंस को आपको जानना जरूरी है। और बैलेंस आप सभी पढ़े हुए हैं, बैलेंस जो है हम लोग दो टाइप से दिखाते हैं, या तो वो डेबिट होगा, डेबिट बैलेंस, या वो डेबिट बैलेंस होगा, या तो वो क्रेडिट बैलेंस होगा। डेबिट तरफ में किसका किसका बैलेंस शो करता है दोस्तों, आपका आता है किसका, एसेट्स का, ठीक है। फिर याद रखिएगा दूसरा एक्सपेंस एंड लॉसेस का, ठीक है। फिर आपका ड्राइंग का, है ना, याद रखिएगा। और इधर जो क्रेडिट तरफ है, इधर किसका किसका बैलेंस आता है, लाइबिलिटीज का, ठीक है, आपका इनकम एंड प्रॉफिट का, इनकम एंड प्रॉफिट, ठीक है। और तीसरा याद रखिएगा आता है आपका कैपिटल, क्या आता है दोस्तों, कैपिटल, ठीक है। तो ये याद रखना जरूरी है कि बैलेंस 2 टाइप का होता है, जिसमें जो है आपका डेबिट तरफ में एसेट्स, एक्सपेंस एंड लॉसेज, ड्राइंग का जो है आप लोग का बैलेंस डेबिट तरफ में, और बात करें क्रेडिट तरफ में बैलेंस किसका किसका आता है, तो पहले हो गया आपका लाइबिलिटीज का, दूसरा इनकम एंड प्रॉफिट का, और तीसरा कैपिटल का। ये आप लोग को याद रखना है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया, हमको क्या पूछा गया है कि संपत्ति जो है खाते शेष सदैव होता है, तो संपत्ति जो आपने पढ़ा कि एसेट्स का बैलेंस किधर होता है, हमेशा डेबिट, ठीक है। तो यहाँ पे डेबिट जो होगा करेक्ट हो जाएगा। तो बाकी जितने ऑप्शंस पूछे जा सकते थे वो सभी मैंने बता दिया, यानी एसेट्स का बैलेंस आपका डेबिट होता है, और मैंने बता दिया, और बातें को भी आप लोग नोट किए होंगे मुझे आशा है, लायबिलिटी, फिर आपका इनकम, ठीक है, और एक हो गया आपका क्या, कैपिटल। ये सभी का बैलेंस जो होता है हमेशा किधर होता है, क्रेडिट होता है, किधर होता है, क्रेडिट साइड होता है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एसेट्स का बैलेंस, जितना भी टाइप का एसेट्स है उसका बैलेंस हमेशा, एसेट्स और एक्सपेंस जितना भी है उसका बैलेंस आपका हमेशा किधर होता है, डेबिट में होता है, जबकि लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल का बैलेंस किधर होता है, क्रेडिट में होता है, ठीक है। क्या बोले, नोट कर लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए।
कि एसेट्स और एक्सपेंस का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, जबकि लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल का बैलेंस किधर होता है, क्रेडिट में होता है। तो जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में दे, हो सकता है आपका यहाँ पे एसेट्स की जगह लायबिलिटी लिख दे, या फिर एसेट्स की जगह आपका इनकम लिख दे, ठीक है, या कैपिटल लिख दे। तो ये आप लोग नोट करके जरूर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछा गया 12 नंबर, हरास डेप्रिसिएशन क्या है? तो डेप्रिसिएशन हम सभी पढ़े हुए हैं, एक प्रकार का खर्च है, क्योंकि हर साल जो है जो मेरा एसेट्स है उसका वैल्यू क्या होता है, कम होते हुए जाता है। तो मेरे लिए क्या है, एक प्रकार का एक्सपेंस है, व्यय है, ठीक है। देखिए संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, व्यय होता है, ठीक है। और इसे जो हमेशा हम लोग कमी के रूप में शो करते हैं, एक्सपेंस के रूप में हम लोग इसे शो करते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, अगर नहीं भी पढ़ा है तो जो अगर आप लोगों का डिमांड रहेगा उससे जितने भी टाइप के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी मैं आप लोग के लिए लेकर आऊंगा, ठीक है। आप लोग जानते हैं इस पे 2 तरीके के मेथड्स जो है इंपॉर्टेंट रखते हैं, एक हो गया स्ट्रेट लाइन मेथड और एक है डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड वाले जो है आप लोग पढ़े हुए हैं। तो और भी जो है जितने भी टाइप के क्वेश्चन है मैं आप लोग को कराऊंगा, चाहे इसमें न्यूमेरिकल हो या आप लोग का जो ऑब्जेक्टिव टाइप में जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आप लोग को इस पर करा दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर, अस्थाई प्रभाग विधि में ह्रास की राशि। देखिए बोले ना एक टाइप का क्या होता है, फिक्स इंस्टॉलमेंट होता है ना डेप्रिसिएशन में। तो इसमें क्या होता है, फिक्स इंस्टॉलमेंट में हमेशा अगर आपका जितना रेट ऑफ जो है आपने निकाला, अगर 10,000 रुपया, अगर मान लेते हैं 1,000 रुपया इस साल अगर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है तो हर साल क्या होगा, 1,000 ही आप शो करते हैं, ठीक है। यानी ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर 1,000 हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो दूसरे साल भी 1,000 ही चार्ज कीजिएगा, तीसरे साल भी 1,000 ही चार्ज कीजिएगा। यानी ये कंसिस्टेंसी इसका रहता है, ठीक है। किस मेथड पे, आपका फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड पे, ठीक है। जबकि आप जो है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड को और भी कई नाम से जानते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड को और किस नाम से जानते हैं आप लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और एक मेथड होता है दोस्तों जिसे हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कहते हैं, ठीक है। तो आप दोनों का ही बताइएगा, कितने स्टूडेंट्स जानते हैं, मैं थोड़ा देखना चाहता हूं कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का और क्या क्या नाम है और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का और क्या क्या नाम है, नीचे कमेंट करके बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। यानी फिक्स इंस्टॉलमेंट से नाम समझ में आ रहा है कि हमेशा फिक्स जो है आप लोग का एक अमाउंट जो है हमेशा डेप्रिशिएट होते रहेगा। तो इसमें क्या होता है, ये कांस्टेंट रहता है। ये क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, यानी स्थिर रहता है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा फिक्स इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछा क्या गया, भूमि का उपयोगी जीवन काल होता है, यूजफुल लाइफ ऑफ अ लैंड इज, ठीक है। तो यूजफुल लाइफ ऑफ अ लैंड इज पूछा गया है। तो दोस्तों आप घर में सुने होंगे कि ये जो हमारा जमीन है ये पुश्तैनी है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारा जो है ये जमीन का यूज होते आ रहा है। पहले आपके जो है परदादा ने यूज किया, फिर आपके दादा ने यूज किया, फिर आपके पापा यूज कर रहे हैं, आने वाले समय में आप उस जमीन का उपयोग कीजिएगा, ठीक है। और आने वाले पीढ़ी में आपके जो जनरेशन होंगे वो इस चीज का यूज करेंगे। यानी ये जो होता है इसका जीवन काल क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। इसका जीवन काल क्या होता है दोस्तों, अनलिमिटेड होता है। ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा गया, देखिए पुष्प पालन की दोहरी लेखा प्रणाली के आविष्कारक कौन है। तो स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था, ठीक है। क्या कौन है दोस्तों, लुकास पेसिलियो फारा, लुकास पेसिलियो पूरा इनका नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। ये कहाँ के रहने वाले थे, मैंने स्टार्टिंग में बताया, नीचे कमेंट कीजिए जल्दी से, बताइए कि ये कहाँ के रहने वाले थे और इनका बुक का नाम क्या है। इनका बुक का नाम भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्या पूछा गया है, चालू व्यापार की धारणा के अनुसार व्यावसायिक इकाई अस्तित्व में रहेगी। अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट द बिजनेस एंटिटी विल बी एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो दोस्तों 16 का बिल्कुल सही पकड़े आप लोग। गोइंग कंसर्न का मतलब ही होता है दोस्तों कि व्यवसाय को भविष्य में बंद नहीं करेंगे। ये जब भी आप व्यवसाय स्टार्ट करते हैं ना दोस्तों, बिजनेस, तो उसका मोटो ही होता है कि ये भविष्य में हम जो बिजनेस स्टार्ट करें इसको बंद नहीं होने देंगे, ये जो है लगातार आगे चलते रहेगा, ठीक है। तो गोइंग कंसर्न में जो है हम लोग बात करते हैं इंडेफिनिट पीरियड का, यानी अनिश्चित काल का, ठीक है। तो ये हमेशा हम लोग मान के चलते हैं कि भविष्य में हम बिजनेस को कभी भी बंद नहीं करेंगे। ये होता है आपका गोइंग कंसर्न में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बैंक खाता है, तो बैंक खाता क्या है। जब भी बैंक खाता का बात करते दोस्तों तो बैंक का नाम याद आता है हमको। बैंक का नाम क्या है, जैसे बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, फिर
SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर आपका हो गया जितने भी बैंक्स हैं, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट हो या चाहे वो गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट हो, सबका जो है अपना क्या है, खुद का नाम है, ठीक है। और जब नाम का बात करें तो वो जितने भी नाम होती है वो किस खाते में आती है, व्यक्तिगत खाते में आती है, व्यक्तिगत खाते में आती है, ठीक है। तो ये जितने भी टाइप्स के बैंक होते हैं वो क्या होती है, पर्सनल अकाउंट होती है, क्योंकि ये नाम है और नाम को हमेशा हम पर्सनल अकाउंट में शो करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा पर्सनल अकाउंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया है, रोजाना माचा यानी जर्नल लेखा उनके लिए नहीं किया जाता है। किसके लिए नहीं किया जाता, जर्नल लेखा में क्या नहीं किया जाता है। जब आप जर्नल एंट्री कर रहे थे तो आपने जो है दोस्तों कि ट्रेड डिस्काउंट का, आप कभी ट्रेड डिस्काउंट को शो करते हैं, नहीं करते हैं ना। जब भी आपको ट्रेड डिस्काउंट लिखा जाता है तो आप डायरेक्ट जो वैल्यू को माइनस करके आप एंट्री कर देते हैं, है ना, यानी डायरेक्ट घटाते हैं, ठीक है। ना तो आप डेबिट करते हैं, डेबिट में ट्रेड डिस्काउंट को शो करते हैं, और ना ही आप क्रेडिट में ट्रेड डिस्काउंट को शो करते हैं। यानी किसका जर्नल एंट्री नहीं करते यहाँ पूछा गया है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। याद रखिएगा, जिसका जर्नल एंट्री नहीं है पूछा गया तो यहाँ पे आपका ट्रेड डिस्काउंट करेक्ट होगा, क्योंकि हम डायरेक्ट इसमें घटाते हैं, ना तो इसको डेबिट करते हैं, ना ही इसको हम क्रेडिट में शो करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि कॉन्सेप्ट्स आप लोगों का क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर जो वीडियो को देख लेंगे अच्छे से, उनका जो है अंदर से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनका एक भी नहीं छूटने वाला है, ठीक है। तो बोला गया जब तलपट का योग नहीं मिलता है तो इस स्थिति में खाता खोला जाता है। तो जब भी आपका बैलेंस नहीं मिलता है तो उस समय में आप क्या करते हैं, तो उस समय में हम करते हैं सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं। कौन अकाउंट ओपन करते हैं दोस्तों, सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं, जो कि आप लोगों ने प्रैक्टिस किया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछा गया 20 नंबर पे, सामान्य लाभों से निर्मित संबंध है, रिजर्व क्रिएटेड फॉर नॉर्मल प्रॉफिट इज। तो दोस्तों ये आप पढ़े हुए हैं, जब भी रिजर्व क्रिएटेड फॉर नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग को बात करते हैं तो उसमें हम करते हैं क्या, आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे जनरल रिजर्व जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। संचय जो है, सामान्य संचय जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देख सकते हैं, क्या पूछा गया है। क्वेश्चन 21 में पूछा गया प्राप्य बिल क्या है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट इज अ। तो देखिए बिल्स रिसीवेबल से आपको समझ में आ रहा है कि बिल्स रिसीव किसी व्यक्ति से आप करेंगे, ठीक है। ये मतलब ये किसी व्यक्ति या पर्सन की बात यहाँ पे हो रहा है। और जब भी मैंने कहा कि जब हम व्यक्ति या पर्सन को किसी भी चीज पे जोड़ते हैं तो वो एक प्रकार का पर्सनल अकाउंट होता है। तो ये आपका हो जाएगा पर्सनल अकाउंट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट के आपने अलग अलग टाइप्स पढ़े हैं, जिसमें आप एक पढ़े हैं क्या, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अब ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होती है दोस्तों, तो हो सकता है यहाँ पे ऑप्शन चेंज करके आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट भी दिया रहता है। तो याद रखिएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्या आ जाता है। तो रिप्रेजेंटेटिव जो पर्सनल अकाउंट होता है दोस्तों, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आपके क्या क्या आ जाते हैं, चाहे वो बिल्स पेबल हो, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल हो, ठीक है, डेटर हो, या नोट कर लीजिएगा इसको, डेटर्स हो, क्रेडिटर हो, ठीक है, या आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो, ठीक है, फिर आपका प्रीपेड एक्सपेंस हो, और आपका कैपिटल हो। ये सभी जो है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आता है। अगर आपका ऑप्शन में पर्सनल अकाउंट दिया है तो ठीक है, अगर एग्जाम में घुमा के रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट दे दे तो भी ये आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होगा। पर्सनल अकाउंट के कितने टाइप्स होते हैं आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। मैंने एक टाइप आप लोगों को बता दिया, एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जिसमें आपको मैंने बताया अगर बिल्स रिसीवेबल हो, बिल्स पेबल हो, डेटर हो, क्रेडिटर हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो, प्रीपेड जो है आपका एक्सपेंस हो, या कैपिटल हो, ये सभी होते हैं आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अगर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट नहीं दिया हुआ है तब आप जो है टिक कीजिएगा पर्सनल अकाउंट पे, ठीक है। तो ये एक प्रकार का क्या है, पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया, बिल स्वीकार करने वाले को कहा जाता है। द एक्सेप्टर ऑफ द बिल इज कॉल्ड, एक्सेप्टर ऑफ द बिल इज कॉल्ड,
क्या बोलते हैं इसको, बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर से दिया गया दोस्तों ये सवाल। और बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर को भी अगर चाहिएगा तो मैं उस पर अलग से आप लोगों के लिए वीडियो लाऊंगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन यहां से आप लोग का पूछे जा रहा है मॉडल पेपर में, ठीक है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में जो है आप लोग 3 चीजें पढ़े हैं, ड्रॉयर, ड्रॉई और आपका पेई, ठीक है। तो ड्रॉयर किसे कहते हैं, याद रखिएगा, जो बिल लिखता है उसको हम ड्रॉयर कहते हैं। जो बिल लिखता है उसको हम क्या कहते हैं, ड्रॉयर कहते हैं। जो बिल लिखा हुआ बिल को जो एक्सेप्ट करता है उसको हम कहते हैं ड्रॉई, उसको हम क्या कहते हैं, ड्रॉई कहते हैं। जो बिल को बना रहा है या लिख रहा है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, आपका ड्रॉयर कहेंगे, ठीक है। जो बिल को ड्रॉ कर रहा है उसे ड्रॉयर कहेंगे, जो लिख रहा है उसे हम ड्रॉयर कहेंगे, और जो बिल को एक्सेप्ट कर रहा है, स्वीकार कर रहा है, उसको हम कहेंगे ड्रॉई, ठीक है। और जिसने जो है बिल का पेमेंट किया उसको हम कहेंगे पेई, उसको हम क्या कहेंगे, पेई। तो ये 3 चीजें जो है आप बिल ऑफ एक्सचेंज में इंपॉर्टेंट रखता है। ये 3 चीजों को से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहां पे देखिए इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा गया। क्या पूछा गया कि बिल स्वीकार करने वाला, यानी बिल को एक्सेप्ट करने वाला। मैंने क्या कहा, जो बिल को बनाता है उसको ड्रॉयर कहते हैं, जो बिल को लिखता है उसको ड्रॉयर कहते हैं, और जो बिल को एक्सेप्ट करता है कि मैं इतने समय में आपको इतना पैसा चुकाऊंगा, ठीक है, वो जो एक्सेप्ट करता है उसको हम कहते हैं ड्रॉई। तो यहां पे आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विनिमय बिल है, बिल ऑफ एक्सचेंज इज, ठीक है। तो विनिमय बिल जो है दोस्तों, अगर कोई हमसे सामान खरीदता है और कहता है कि आपको 1 महीने बाद जो है आप हमसे पैसा ले लीजिएगा, ठीक है यार, अगर वह फिर पेमेंट टाइम पे नहीं करता है तो क्या आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे, कभी नहीं करेंगे, क्योंकि आपने सामान दिया है, आप जो है उसके नाम से बिल लिखे हुए, तो आप उनको ऑर्डर देंगे कि मैंने आपको जो है 1 महीने का टाइम दिया था, अगर आप 1 महीने के अंदर नहीं चुका है तो आपको जो है इसके लिए पेनल्टी के साथ, आपको ब्याज के साथ पैसा वसूल करेंगे, अगर आपने सही समय पर पैसा नहीं दिया। तो आप रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, यहां ऑर्डर करेंगे। आप यहां क्या करेंगे, ऑर्डर करेंगे, यानी एक टाइप का क्या है, ऑर्डर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं क्या पूछा गया है, विनिमय बिल के पक्षकार होते हैं। तो अभी मैंने बताया, एक होता है ड्रॉयर, दूसरा होता है, यहां पे देख लीजिए, इसको समझना जरूरी है, ठीक है। एक ड्रॉयर, एक ड्रॉई और पे, ठीक है, ये सभी होते हैं, ठीक है। तो आपका यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 24 का उपरोक्त सभी, ठीक है। जो अच्छे से समझते चलेंगे उनका एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। देखिए अब 25 नंबर भी बिल ऑफ एक्सचेंज से बहुत सारा सवाल दिया गया, इसलिए इस चैप्टर को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे बोला गया, नोटिंग व्यय का भुगतान बिल के धारक द्वारा किया जाता है परंतु वसूला जाता है, ठीक है। तो अगर वसूला जाएगा तो देखिए, अगर पेमेंट नहीं किया, ठीक है, तो ये जो है डायरेक्ट कोर्ट पे जाएगा, कोर्ट पे चैलेंज होगा, ठीक है, उनके खिलाफ जो है आपका नोटिंग चार्ज लगाया जाएगा। अब नोटिंग चार्ज जो है आपका उसी से वसूला जाएगा जिनके नाम से ये बिल लिखा गया था, ठीक है। यानी किसको नाम से लिखा गया था, ड्रॉई के नाम से, तो यहाँ आपका ड्रॉई जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया है, 27 नंबर, ये भी आप लोग देख के आंसर्स कर लिए होंगे, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट जो है आप सभी ने बनाया होगा, ठीक है। कैसे बनाते हैं आप सबको मालूम है, नहीं बनाने सकते हैं तो नीचे कमेंट कीजिएगा, उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। यहाँ पे बोला गया है, समय काफी हालांकि कम है दोस्तों, तो समय को देखते हुए जैसा आप लोग का डिमांड रहेगा वही चीज आप लोग के लिए लेकर आया जाएगा। बोला गया ट्रेडिंग अकाउंट है, तो ट्रेडिंग अकाउंट जो है आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट एक टाइप का नॉमिनल अकाउंट होता है। कोई भी अकाउंट जो प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए बनाया जाता है वो होता है आपका नॉमिनल अकाउंट, एक प्रकार का क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। और ट्रेडिंग में आप जानते हैं हम क्या निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का बात हो रहा है ना ट्रेडिंग में, और हम क्या पढ़े कि कोई भी अकाउंट प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए बनाया जाता है वो आपका किस पे आता है, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, सकल लाभ ज्ञात कीजिए, विक्रय पर सकल लाभ की 20% हो और वस्तु की लागत जो है 1,20,000 है वो, ठीक है। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट इफ रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 1,20,000।
तो दोस्तों ये जो आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए बोला गया है, इसको जो है निकालने का अलग अलग मेथड्स है, लेकिन हम बात करेंगे उस मेथड का जिससे आपका ये क्वेश्चन जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो वही मेथड से हम बनाएंगे इसको और इजी वे में बनाएंगे, ज्यादा टेंशन लेके बनाने का नहीं है। और एग्जाम में अगर घुमा के इस क्वेश्चन को पूछा जाए उसको भी कैसे सॉल्व करेंगे उसका भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला है ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स। देखिए ये लिखा हुआ है, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन 20% ऑन सेल्स बोला हुआ है। और आपको बोला है क्या कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है सेल का 20% है, ग्रॉस प्रॉफिट जो है सेल का 20% है। ठीक है, और आपको निकालना क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। आपको निकालना क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट, जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ जो है गुड्स सोल्ड आपका दिया हुआ है 1,20,000 रुपए। तो नोट कीजिए दोस्तों, एक पॉइंट में बता रहा हूं उसको, अगर सेल का परसेंट दिया है, अगर सेल का परसेंट दिया है और सेल का वैल्यू हमको मालूम नहीं है, सेल का वैल्यू हमको मालूम नहीं है, और वैल्यू दिया है किसका, यहां पे वैल्यू दे दिया है आपका कॉस्ट का, वैल्यू दे दिया है कॉस्ट का। क्या क्या बताया, अगर सेल का परसेंट दिया है, अगर सेल का परसेंट दिया है, ठीक है, और सेल का ही वैल्यू हमको मालूम नहीं है और दे दिया यहां कॉस्ट का वैल्यू, ठीक है, तब ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे निकालें, तो बिल्कुल आसान तरीका से निकालेंगे और जिससे आपका आंसर डायरेक्ट आए उस फॉर्मूला का हम यहां पे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका उस समय में हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे दोस्तों, तो याद रखिएगा आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, और सेल का परसेंट दिया लेकिन सेल का ही वैल्यू नहीं दिया है, कॉस्ट का वैल्यू दे दिया है, तो यहाँ पे हम कॉस्ट का वैल्यू ही लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू यहाँ लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट, और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इस सिचुएशन में हम नीचे 100 से भी माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट को। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है आपका 1,20,000, ठीक है, गुना 20% था ना, ठीक है, और यहाँ पे 100 फिर यहाँ हो जाएगा 20। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, 1,20,000 20 बटे क्या हो जाएगा आपका 80 होगा, 20 का पहाड़ा में 80 के बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा, और यहाँ पे 4 से 1,20,000 कटेगा आपका 30,000 में। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका 30,000 जो है, इस तरह से डायरेक्ट आंसर आपका निकल गया। बिल्कुल यही मेथड से बनाइएगा, ठीक है, ताकि आपका आंसर जल्दी आ जाए, उतना दिमाग ज़्यादा लगाने का जरूरत नहीं है। सिचुएशन मैंने बता दिया, क्या सिचुएशन बताया, जब ये फॉर्मूला कब यूज़ होगा, जब आपका सेल का परसेंट दिया हो और सेल का ही वैल्यू आपको मालूम नहीं है और वैल्यू दे दिया हो किसका, कॉस्ट का, और आपको निकालने बोला है ग्रॉस प्रॉफिट, तब आप इस फॉर्मूला का ही यूज़ कीजिएगा, आपका डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ही आसान है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 30,000 जो होगा करेक्ट होगा। लेकिन अगर यहां पे क्या कर देता दोस्तों, अगर सेल का वैल्यू, अगर वैल्यू रहता सेल का और परसेंट रहता कॉस्ट का, यहां पे परसेंट था सेल का ना इस क्वेश्चन में, चलिए क्वेश्चन को देख लीजिए, यहां पे जो आप परसेंट देख रहे हैं, यहां परसेंट था सेल का, यही सेल को जो है जगह क्या कर देता, सेल की जगह यहां परसेंट देता था कॉस्ट का, और यहाँ पे जो आपका वैल्यू देख रहे हैं कॉस्ट का ऑफ गुड्स सोल्ड का, यहाँ कॉस्ट की जगह यहाँ कर देता आपका सेल्स, क्या करता, सेल्स कर देता। ठीक है, तब फॉर्मूला क्या होता, तब आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालने बोलता, तब फॉर्मूला आप क्या लगाते हैं, तब आप फॉर्मूला लगाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट बराबर, यहाँ जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखे थे यहाँ होता सेल्स, और यहाँ होता था ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट बाय, यहाँ पे माइनस किए थे तो यहाँ पे हो जाता आपका प्लस ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो चलिए आप लोग सॉल्व करके बताइएगा, जो यहाँ पे अगर सेल्स की जगह यहाँ हम कर दिए कॉस्ट, और यहाँ पे जो या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देख रहे हैं यहाँ पे कर दिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह सेल्स, और वैल्यू वही सब रहने दिए, कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं। तो आप इस फॉर्मूला को लगा के आंसर निकाल के बताइए कि आपका आंसर कितना आता है। देखते कितने सारे स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर दे पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या हो सकता है दोस्तों एकदम ही इजी वाला क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो अगर आपका प्रश्न में सेल्स दिया रहता, अगर आपका प्रश्न में सेल्स दिया रहता, जैसे सेल्स मान लेते हैं आपका दिया रहता, सेल्स कितना दिया रहता, 2 लाख, कितना 2 लाख दिया हुआ रहता सेल्स। ठीक है, और ग्रॉस प्रॉफिट भी जो है परसेंट आपका सेल्स पे ही बोलता, 10% ऑन सेल्स पे ही बोलता, तब आप क्या करते, तब तो ये इजी एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन था। देखिए सेल्स दिया है और सेल्स का ही परसेंट बोला है, तो कुछ नहीं करना है, सेल्स
ठीक है, इंटू ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट, डायरेक्ट इसको निकालते हैं। तो सेल्स की जगह हम लिख देते हैं 2 लाख, ठीक है। अब यहाँ पे 2 लाख का सेल्स पर ही बोल दिया है ना, तो सेल्स मेरे पास है और सेल्स पर ही बोला, तो सेल्स पर हम डायरेक्ट निकालेंगे, काट देंगे, निकल जाएगा आंसर कितना, 20,000। आ गया ना आंसर। तो सेल्स दिया, सेल्स पर ही ग्रॉस प्रॉफिट 10% ऑन सेल्स लिखा है, तो ये डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। उसी तरह से कॉस्ट दिया है, कॉस्ट पे ही अगर बोल दे आपका, आप लोग निकाल के बताइएगा कमेंट करके कि यहाँ पे हम दे देते हैं कॉस्ट, आपका दे देते हैं यहाँ पे फिर से 2 लाख, कितना दे दे रहे हैं फिर से 2 लाख, और प्रॉफिट जो है ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट भी आपको दे दे रहे हैं हम, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट दे दे रहे हैं 20% ऑन कॉस्ट पे ही, 20% ऑन कॉस्ट, ठीक है। तो आप लोग बताइए ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बताया, ग्रॉस प्रॉफिट सेल आपका बोला है कॉस्ट पे, तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, कॉस्ट और ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। तो डायरेक्ट ये आंसर निकल जाएगा। कितना होगा आंसर आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो जो पूछे जा सकते थे वो सभी मैंने बता दिया। 1 से 2 बार आप फिर से सुन लीजिएगा, कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, ताकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में ना छोड़े। डरना नहीं है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 28 पे क्या बोला गया, 28 पे बोला गया है क्रय किए गए माल पर ढुलाई एवं भाड़ा को दिखाया जाता है। तो कैरेज एंड फ्राइट ऑन गुड्स परचेज इज सोज इन। तो दोस्तों आपने पढ़ा हुआ है कि गुड्स को परचेज, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंस को जो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है। किस अकाउंट में लिखा जाता है, ये सभी चीज़ को जो है ट्रेडिंग अकाउंट पे लिखा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, गुड्स का परचेज हो, प्रोडक्शन हो या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस हो, उसको हम एंट्री जो है ट्रेडिंग अकाउंट में हमेशा लिखा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 नंबर पे क्या बोला गया है, वित्तीय जो है विवरण अंतिम खाते का उद्देश्य ज्ञात करना है। द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल अकाउंट इज असेंशन पूछा गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग जो है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, और फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट का बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट, ठीक है। तो दोस्तों फाइनल अकाउंट में हम 3 चीज़ें बनाते हैं, आपका क्या क्या, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और आपका फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग हो, ठीक है, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं क्या जानने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस पता करने के लिए, ठीक है। और जबकि बैलेंस शीट जो है बनाते हैं हम लोग, बैलेंस शीट किस लिए बनाते हैं, बैलेंस शीट जो हम जानते हैं बनाते हैं किस लिए, फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, ठीक है। यानी आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी होगा और फाइनेंशियल पोजीशन भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कहाँ पे दोनों ही दिख रहा है, ऑप्शन पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को कि द पर्पस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल अकाउंट्स इज असेसन क्या होगा, इसका उद्देश्य होता है प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन को जानने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग 30 नंबर पे। तो 30 नंबर पे बोला है अंतिम खाता है, ठीक है। तो फाइनल अकाउंट में हमने बात किया 3 चीज़ें आती है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसमें 2 टाइप का अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट होता है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता है अकाउंट, ठीक है, और एक होता है बैलेंस शीट जो कि स्टेटमेंट होता है। बैलेंस शीट क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। यानी इसमें 2 अकाउंट होते हैं और एक क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। यानी अकाउंट और स्टेटमेंट दोनों खोजना हमको कहाँ पे है, ऑप्शन पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, अकाउंट एंड स्टेटमेंट, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा जा रहा है, आर्थिक चिट्ठा में पूर्वदत्त किराया को दिखाया जाता है। देखिए प्रीपेड एक्सपेंस का बात की यहाँ पे, तो प्रीपेड एक्सपेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। तो प्रीपेड रेंट क्या है, प्रीपेड रेंट यानी प्रीपेड एक्सपेंस है जो कि करंट एसेट्स होता है दोस्तों। कोई भी एक्सपेंस अगर आपको एडवांस में पे कर दे रहा है, एडवांस में आपको दे दे रहा है, तो यह बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम लोग शो करते हैं। याद रहे ना, आप लोग बनाए होंगे ना फाइनल अकाउंट। तो कोई भी अगर हमको खर्च जो है एडवांस में ही हमको पे कर दिया है तो हम लोग शो करते हैं बैलेंस शीट के एसेट में, ठीक है, एसेट साइड में। और हम इसको क्या मानते हैं, एक तरीका के ये क्या है मेरे लिए, करंट एसेट्स होता है ना।
तो इसको आप लोग जरूर इसको शो कर लीजिएगा। एक बार जो आप लोग फाइनल अकाउंट का बुक निकालिएगा, बुक में फाइनल अकाउंट का जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और बैलेंस शीट का जो है उस फॉर्मेट को 1 से 2 बार 3 बार आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि उससे कोई भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं उठा के डाल दे रहा है। ठीक है, तो जरूरी है कि उसको एक बार याद कर लेना, तो उसको अभी जाके याद कर लीजिएगा। और नहीं आपके पास बुक तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो समय काफी कम है, तो नोट्स वगैरह जो है आपको टेलीग्राम चैनल में मेरे मिल जाएंगे, कोई डरने वाली बात नहीं आप लोग का। ठीक है, एग्जाम अच्छा जाएगा सबका। इकोनॉमिक्स का जो है वीडियो काफी अच्छे से एक्सप्लेन करके डाल दिया है मैंने, और आप लोग का किस किस सब्जेक्ट का डिमांड है आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा, वो भी वीडियो आप लोग को मिल जाएगी। ठीक है, क्लास 12 के स्टूडेंट से पूछेगा कितना ज़्यादा फायदा हुआ इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, भैया और दीदी लोगों से पूछ के देखिएगा, जितना क्वेश्चंस बताएगा तो उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिले हैं उन लोगों को। ठीक है, तो आप लोग भी इस तरह से साथ बना के रखिएगा। 12 में बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को तैयारी कराया जाएगा। एक व्यवसाय में इनमें से किसे लाभ खाता में नहीं दिखाया जाता है? तो लाभ खाता में नहीं दिखाया जाता बोला है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम एंड एक्सपेंस को बात करते हैं हम लोग दिखाने का। ठीक है, यहाँ प्रश्न में ढूंढने बोला गया है जो ना ही इनकम है और ना ही आपका एक्सपेंस है बिजनेस का, तो वो क्या है दोस्तों? ड्राइंग है। ड्राइंग जो है आपका ना ही इनकम है और ना ही एक्सपेंस होता है, यानी ड्राइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं शो करता है। नहीं शो करने वाला चीज है कि आपका ड्राइंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33 में क्या बोला गया? तलपट में अदत मजदूरी को दिखाया जाता है। अदत मजदूरी यानी बात किया है आउटस्टैंडिंग वेजेस का। किसका बात किया है? आउटस्टैंडिंग वेजेस का बात किया है। ठीक है, तो ये जो है वेजेस जो है दोस्तों बात किया है यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग वेजेस को शो किया जाता है, तो इसे कहाँ दिखाते हैं? यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है, तो यानी बोला गया है आउटस्टैंडिंग वेजेस को ट्रायल बैलेंस के अंदर में है। ये जो आउटस्टैंडिंग वेजेस है वो ऑलरेडी कहाँ है? आपका ऑलरेडी जो है इन लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे इन, वो ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग वेजेस आपका ट्रायल बैलेंस पे है। तो और इसे हम कहाँ दिखाएंगे? तो ऑलरेडी जब ट्रायल बैलेंस में है तो आउटस्टैंडिंग वेजेस जो होता है क्या होता है? हमारे लिए लायबिलिटीज होता है, और इसे हम कहाँ दिखाएंगे? तब ऑलरेडी जब ट्रायल बैलेंस में है तब ये हमारे लिए लायबिलिटी है, तो इसको हम कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट पे दिखाएंगे ना। तो यहाँ पे आपका बैलेंस शीट जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्थिक चिट्ठे में। लेकिन दोस्तों यहाँ पे नोट कीजिएगा, अगर आउटस्टैंडिंग वेजेस एडजस्टमेंट में दिया रहता तो इसे हम ट्रेडिंग और बैलेंस शीट दोनों में दिखाते। अगर आउटस्टैंडिंग वेजेस अगर एडजस्टमेंट में दिया रहता तो इसको आप ट्रेडिंग और बैलेंस शीट दोनों में दिखाते। अगर यहाँ ओनली वेजेस लिखता, अगर यहाँ आउटस्टैंडिंग नहीं लिखा रहता और ओनली वेजेस रहता, तो इसे हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस मानते हैं, और इसे केवल तब हम किस में दिखाते? ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते। तो जो मैंने बातें बताई उसको ध्यान से सुनिए और उसको लिख लीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चंस घुमा के पूछेगा, हमको मालूम है। तो आप लोग को जो भी क्वेश्चंस घुमा के पूछे जा सकते हैं वो सभी आप लोगों को बता दिया जा रहा है। आप लोग उस चीज़ को प्रैक्टिस करके जाइएगा। वीडियो लंबा बना है लेकिन आप लोग के लिए फायदेमंद रहेगा जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे। ठीक है, व्यावसायिक लेखांकन के प्रतिवेदन में कौन सा गुण होनी चाहिए? तो आप पढ़े हुए हैं कि उस पर जब आप स्टार्टिंग के चैप्टर्स पढ़ रहे थे तो क्या बताया गया था? रेलेवेंस होना चाहिए, एक्यूरेसी होना चाहिए, और आपका पूर्णता होना चाहिए, कंप्लीटनेस जो होना चाहिए। तो ये सभी जितने भी चीज़ें बताई कि ये इसके गुण में होते हैं, तो ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। देखिए अकाउंटिंग में जो है टेली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है, और जब मैंने 12th किया था तो उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिला था, टेली जो है फ्री ऑफ कोर्स जो है मैंने सीखा हुआ था। ठीक है, तो अकाउंट्स के जो स्टूडेंट होते हैं ना दोस्तों, वो 12th के बाद कभी भी बैठे नहीं रहते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है कंपनीज के थ्रू से वो जुड़ जाते हैं, या अपने भी जो है सेल्फ इंटरप्रेनर हो जाते हैं, वो अपना कमाने स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अकाउंट्स के स्टूडेंट कभी बैठे नहीं रह सकते, अलग अलग उन लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज होता है। तो इसलिए दोस्तों कॉमर्स के स्टूडेंट है, थोड़ा आप लोग जो है टाइम को वेस्टेज, कॉमर्स के स्टूडेंट कभी भी समय को व्यर्थ करना पसंद नहीं करते हैं। वो हमेशा जो है खोजते हैं कि कहाँ से सोर्स ऑफ इनकम आएगा, लीगल रूप से, कानूनी रूप से। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों अकाउंट्स को इस तरह से जब अकाउंट्स लेकर आप पढ़ रहे हैं तो ऐसा मान के चलिएगा कि हमें आगे कुछ करना है। ठीक है, अपना जो है पढ़ाई का खर्चा खुद उठाना है, और उसके लिए हम क्या क्या बेसिक स्किल्स सीख सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है जब आप 12th कर लीजिएगा तो जरूर कंप्यूटर का कोर्स कर लीजिएगा। जब आप कंप्यूटर का कोर्स कर लेते हैं तो आपका कहीं भी कंपनी में आपको 15,000 जो है सैलरी जो है आपको मिनिमम मिलने ही है। ठीक है, तो दोस्तों टेली का काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहता है आजकल के टाइम में। आप कोई भी कंपनी जाइए उठा के देख लीजिए, हर जगह टेली के डिमांड रहता है। ठीक है, तो आप लोग जरूर इस कोर्स को कर लीजिएगा जैसे आप लोग का होता है। ठीक है, या अभी भी होगा तो आप लोग साथ साथ में इस कोर्स को कर सकते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो
टेली क्या है दोस्तों? तो टेली जो है एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। 36 पे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग फॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर्मेशन सिस्टम जो है क्या है? तो अकाउंटिंग फॉर्मेशन सिस्टम जो है 36 का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? स्टॉक कंट्रोल जो है ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 37 में बोला गया कंप्यूटरकृत लेखांकन समस्या है लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग इज। तो ये दोस्तों देखिए ये सबसे पहले जब आप इस कोर्स को अगर करने जाइएगा तो उस पर भी खर्चा है, अगर आपको इस पे काम करना है तो उस पर भी आपको खर्चा है, क्योंकि इसके लिए आपको लैपटॉप लेना होगा या सिस्टम कोई लेना होगा, उसमें आपका टेली का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, और उसमें जो है दोस्तों जो काम करेगा उसको खर्च भी देना पड़ता है। यानी इसमें जो है सबसे क्या है, इसका कंप्यूटराइज वाले जो सिस्टम है उसका सबसे बड़ा दिक्कत क्या है? ये खर्चीला होता है, एक्सपेंसिव होता है, लेकिन एक्सपेंस के साथ साथ ये काफ़ी ज़्यादा मुनाफा भी देता है और लोगों का समय को भी बचाता है, ये इसका खासियत भी है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। 38 नंबर दिया है एक बाइट कितने बीट होते हैं? तो एक बाइट में कितने बीट होते हैं दोस्तों? तो 8 होते हैं। आप लोग बेसिक जो कंप्यूटर पढ़े हुए उनको मालूम है, ठीक है। चलिए 39 नंबर में पूछा गया है ऐसे तथ्य जिन्हें अंकित किया जा सकता है जिनका एक निश्चित अर्थ होता है, क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? जिनका एक निश्चित अर्थ होता है वो डेटा कहलाता है, ठीक है। यहाँ डाटा लिखा गया लेकिन उच्चारण में दोस्तों हम लोग इसे डेटा पढ़ते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है अपने गांव घर में इसे हम लोग डाटा पढ़ देते हैं, लेकिन इंग्लिश है, इंग्लिश में लिखा कुछ और जाता है, बोला कुछ और जाता है। आप लोग इसको एक बार उच्चारण को सुन के देखिएगा, इसको हम एक्चुअल में पढ़ते हैं डेटा, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देख सकते हैं। डेटाबेस प्रणाली संबंधित है। तो डेटाबेस क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट जो सिस्टम है वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 40 क्वेश्चन कर लिया। हालांकि 40 क्वेश्चन से काफी ज्यादा डबल क्वेश्चन मान लीजिए 80 क्वेश्चन हो गया जिन्होंने इस वीडियो को देखा है। तो अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो आप अपना अनुभव बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो देख करके, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे आप लोग का क्या डिमांड है वो भी नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो आशा करते हो दोस्तों आज के वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो बिल्कुल जो है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। कोई भी डाउट होगा तो आप हमें इंस्टाग्राम या टेलीग्राम में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो अगर ज्वाइन नहीं किया तो वहां ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।